हेलो दोस्तों, हाल ही में मैंने एक वस लेवल 2 नाम का एक फिल्म देखा है जो कि एक गुजराती हॉरर सुपर नेचुरल मूवी है जिसकी स्टोरी तो मुझे बहुत तगड़ी लगी और इसे IMDb पे 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी की स्टोरी कितनी ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो मैं इस मूवी को जरूर रिकमेंड करूंगा। और इस फिल्म को कृष्ण देव यांगिक डायरेक्ट किए हैं। यह मूवी 2013 में आई वस मूवी की सीक्वल है, यानी कि ये कहानी ठीक 12 साल बाद शुरू होती है एज कम्पेयर टू मूवी। अब इस फिल्म को समझने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा या फिर मेरी एक्सप्लेनेशन चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम वस लेवल 2 की कहानी को जानने वाले हैं और इसकी मैं एक छोटी सी रिव्यू भी करने वाला हूं। और मैंने वीडियो के अंदर चैप्टर्स भी डाल दिए ताकि आप डिफरेंट सेक्शन वीडियो में इजीली नेविगेट कर सके। और अगर कुछ डिटेल्स मेरे से मिस होती है तो हाँ, मुझे इसके लिए माफ कीजिएगा। तो सबसे पहले हम अगर एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू की बात करते हैं तो वस 2 मूवी अपनी पिछली मूवी के हर लेवल पे ही ग्रेट है। फिल्म शुरू होते ही ये फिल्म अपना जलवा दिखाने लगती है। शुरू होते ही ये फिल्म अपने आप को तुरंत सेट कर देती है और उसी पॉइंट से आपको समझ आ जाएगा कि इस फिल्म का स्केल पिछली मूवी से काफी बड़ा है। सिर्फ स्केल ही नहीं, यहाँ जो खतरा हमें दिखाया गया है वो लिटरली पब्लिक में आ चुका है। इमोशनल मोमेंट्स बहुत ज्यादा हिट करती है। अगर मुझे एक छोटी सी नुक्स निकालनी हो तो मैं ये बोलूंगा कि इस फिल्म का सरप्राइज एलिमेंट पिछली मूवी से थोड़ा कम था, क्योंकि जिन्होंने मूवी देख रखा है उन्हें पता होगा कि यहाँ भी वसीकरण ही होगा। लेकिन इस छोटे से पॉइंट को छोड़ के हर चीज पिछली मूवी से बहुत ज्यादा बेहतर है। इनफैक्ट जिस तरह से इस मूवी को पिछली मूवी से कनेक्ट किया गया है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। ओवरऑल ये बहुत ही बढ़िया मूवी है जिसे आपको थिएटर में जरूर चेकआउट करना चाहिए अगर आपको मौका मिलता है। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड दिस मूवी। तो इसी के साथ ये छोटी सी स्पॉइलर फ्री रिव्यू खत्म होती है और यहाँ से हम कहानी को जानेंगे। तो फिल्म की कहानी कुछ हाई स्कूल जाने वाली लड़कियों को दिखाकर शुरू होती है जो कि हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल जा रही थी। स्कूल में लंच का टाइम होता है और सारी लड़कियां एक साथ कैंटीन में आती है और स्कूल से उन्हें पैक्ड लंच प्रोवाइड किया जाता है। उसे खाने के लिए सब बैठ जाती है, जहाँ एक लड़की के ड्रेस पर गलती से पानी गिर जाती है तो वो लड़की अपना लंच छोड़कर ड्रेस को साफ करने के लिए वॉशरूम जाती है। मतलब वो लंच नहीं खा पाती, लेकिन बाकी की सारी लड़कियां लंच खाती है। और लेट मी टेल यू कि यहाँ 150 से भी ज्यादा लड़कियां थी। अब लंच खाते ही सारी की सारी लड़कियां एकदम से शांत हो जाती है और वो कांपने लगती है, भारी सांसें लेने लगती है। मतलब कि सभी लड़कियों के लंच में कुछ न कुछ तो मिला हुआ था जिससे उसका वसीकरण हो चुका है। कैंटीन में एक आदमी आता है जो कि इसका वसीकरण किया था और वो 500 से भी ज्यादा लड़कियों में से 10 को चुनता है और उन्हें स्कूल के छत पर जाने को कहता है। छत से एक लड़की नीचे, आप समझ ही गए होगा क्या करती है। वहाँ के सभी स्कूल के फैकल्टी एकदम से शॉक हो जाते हैं। बाकी लड़कियां भी छत पे खड़ी थी और वो रोते हुए कह रही थी कि अंकल ने हमें ऐसा गलत करने को कहा और हम अंकल की बात मानेंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और अगर हमारे नजदीक कोई आता है तो हम वो गलत कदम उठाएंगे। यहाँ फॉरेन गार्ड्स, प्रिंसिपल, फैकल्टी सभी लोग आ जाते हैं और बच्चियों को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चियां रोए जा रही थी। इनकी एक नहीं सुन रही थी। वो बार बार कह रही थी कि हमारे पास मत आना और 3 बजे हम लोग गलत कदम उठाएंगे। गार्ड यहाँ एक लड़की को जबरदस्ती बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचा नहीं पाता। वो लड़की नीचे गिरती है और एक एक करके सारी लड़कियां, मतलब टोटल 10 के 10 लड़कियां वहीं खत्म हो जाती है, जो मैं बोल नहीं सकता वरना यूट्यूब डिमोनेटाइज कर देगा। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 10 लड़कियां समाप्त हो गई। दूसरी तरफ हम पहली मूवी से अथर्व को देखते हैं जो कि अपनी बेटी आर्या का ख्याल रखता है। आर्या आज भी 12 साल बाद वसीकरण के अंदर है और वो किसी पुतले की तरह स्माइल करती रहती है। अथर्व आज तक प्रताप को अपने घर में ही बंदी रखा हुआ है। उसे मरने नहीं देता, ना ठीक से जीने देता है, बस वो रोज तड़पता है। अथर्व जब घर जाता है तो वो टीवी पर न्यूज देखता है कि कैसे 10 लड़कियां अपने साथ गलत की है और वो लड़के किसी अंकल का जिक्र कर रही थी। ये सुनते ही अथर्व तुरंत समझ जाता है कि उन लड़कियों का वसीकरण हुआ है और ऐसे में अथर्व तुरंत अपने घर जाता है और प्रताप से पूछता है कि क्या उसके अलावा और कोई ये विधि जानता है। ये सुनकर प्रताप की आंखें चमक उठती है। ऐसे में अथर्व समझ जाता है कि आगे कुछ तो होगा और वो प्रिपरेशन करना शुरू कर देता है। जैसे प्रताप के मुंह में चेन वगैरह बांध देता है और अपने घर में कुछ बड़े बड़े बॉक्स लेकर आता है। अब इन बॉक्स में क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। वहीं स्कूल में पुलिस आ चुकी है और माहौल बद से बदतर हो चुका है। स्कूल की बाकी लड़कियां भी वसीकरण के अंदर थी। वो लड़की जो कि ड्रेस साफ करने के लिए वॉशरूम गई थी वो वसीकरण में नहीं थी। वो लंच नहीं खाई थी तो इसलिए वो बच गई। पुलिस यहाँ उस लड़की से पूछताछ कर रही थी, लेकिन लड़की रोए जा रही थी। पुलिस स्टाफ से भी पूछताछ कर रही थी, लेकिन उनको भी किसी बात का कोई क्लू नहीं था और सभी बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो स्कूल के बाहर आ चुके थे, हंगामा मचा रहे थे। मतलब पूरा दंगा वाला सीन क्रिएट हो गया था। अब यहाँ एक वसीकरण में आई लड़की पुलिस के पास आती है और वो कहती है कि अंकल ने हमें कहा है कि आपको एक मैसेज दे, और मैसेज ये था कि प्रताप को ढूंढो वरना पूरे शहर की दशा खराब कर दी जाएगी। यानी दोस्तों जो भी वसीकरण कर रहा है वो कहीं न कहीं प्रताप को जानता है और प्रताप को ढूंढने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। खैर जैसे ही ये मैसेज डिलीवर होता है एकदम से कुछ लड़कियां दौड़ते हुए भागती है। वो पुलिस को धक्का देती है, फैकल्टी को धक्का देती है, सीधा पेरेंट्स के पास जाती है जहाँ पुलिस पेरेंट्स को रोक रही थी। देन अपने पेरेंट्स तक पर भी वो बच्चे हाथ उठाती है और भागते हुए शहर में चली जाती
जाती है। फिर ये लड़कियां पूरे शहर में उत्पात मचाती है, जैसे बस ड्राइवर को मारकर बस का एक्सीडेंट कर देना, कार वालों को रोककर उन्हें मारना, बाइक वालों को गिराकर उन्हें मारना, जो नॉर्मल लोग रोड पे हैं, पार्क पे हैं, सोसाइटी में है, सबके पास जाना, सब पे हमला करना, इनफैक्ट कईयों को तो खत्म कर देना। ऐसे में शहर के सभी रेजिडेंट्स को घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है और उन्हें बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म की लड़की आपको दिखे तो उनसे सावधान रहिए, वो लोग कुछ भी कर सकती है। न्यूज में ये भी बता दिया जाता है कि लड़कियां यहाँ किसी प्रताप को ढूंढने की बात कर रही है, मतलब जो वसीकरण किया है उसने ये मैसेज दिया है। अब इस पॉइंट पे स्कूल में अब भी लड़कियां थी, मतलब कुछ लड़कियां बाहर भागी थी और इन 100+ लड़कियों के पेरेंट्स को अपने बच्चों से मिलने की अनुमति दे दी जाती है। यहाँ सारे पेरेंट्स रो रहे थे, अपनी बच्चियों को मना रहे थे, लेकिन बच्चियां उनकी एक नहीं सुन रही थी। तभी एक लड़की कहती है कि पुलिस के पास अब सिर्फ 5 मिनट है प्रताप को ढूंढने के लिए, वरना आगे कुछ बहुत बुरा होगा। तभी एकदम से अथर्व स्कूल के अंदर पहुंचता है और वो यहाँ पुलिस और फैकल्टी से बात करना शुरू करता है। अथर्व क्लियरली कहता है कि प्रताप उसके पास है। सर तुरंत अथर्व से पूछने लगते हैं कि आखिर प्रताप कौन है, अथर्व प्रताप को कैसे जानता है और प्रताप फिलहाल कहाँ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ वो क्या कर रहा है। अथर्व कहता है कि इन सभी बच्चियों को वसीकरण हुआ है और चाहे हम कुछ भी कर ले इनका वसीकरण नहीं टूटेगा। ये बच्चियां उसकी ही बात मानेगी जिसने इसका वसीकरण किया है। अथर्व से कि जो भी वसीकरण किया है वो यही कहीं आसपास होगा, क्योंकि उसे इन लड़कियों को कमांड भी देना है ना बोल के, तो वो दूर नहीं हो सकता। तभी सब देखते हैं कि कैंटीन के एक कोने में एक आदमी चुपचाप बैठा हुआ था। ये आदमी फाइनली सामने आता है। अब इस पॉइंट पे हमें इस आदमी का नाम तो नहीं बताया गया है, फिल्म के एंड में पता चलेगा, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। इस बंदे का नाम है राजनाथ और राजनाथ ही बच्चियों का वसीकरण किया है। राजनाथ पुलिस और बाकियों से क्लियरली कहता है कि अगर कोई उसे एक खरोच करने की भी कोशिश की और थोड़ी सी भी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो 100 से भी ज्यादा लड़कियां उस आदमी को तो खत्म करेंगे ही, फिर खुद को भी आग लगा लेंगे। मतलब समझ लो बहुत बड़ा होगा। राजनाथ डेमो के लिए एक लड़की को बुलाता है और उसके हाथ पे उसे ही चोट पहुंचाता है, मतलब समझ जाओ। और जैसे ही लड़की के पेरेंट्स अपनी बच्ची को रोकने की कोशिश करते हैं तो राजनाथ बोलता है कि जितना रोकोगे उतना ही इंटेंसिटी से वो वही करेगी, और होता भी ऐसा ही है। मतलब लड़की वही सेम चीज बार बार करती है। अब इन सब के बीच पुलिस वाला चुपके से गन निकालने की कोशिश करता है ताकि वो राजनाथ पर हमला कर सके, लेकिन एक लड़की ना सिर्फ उसे रोकती है बल्कि पुलिस वाले को बहुत बुरी तरह से चोटिल कर देती है। राजनाथ यहाँ पर एक ऐसी बच्ची को बुलाता है जिसे गन चलाना आता है, वो क्लब वगैरह में सीखी थी, और वो उस बच्ची के हाथ में पुलिस की गन दे देता है। वो सभी पेरेंट्स को यहाँ से निकलने को कहता है क्योंकि राजनाथ को अथर्व से अकेले में बात करनी थी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। जो भी यहाँ रो रहे थे, शोर कर रहे थे या बाहर नहीं जा रहे थे, राजनाथ उन पर गन वाली बच्ची से गोली चलवा देता है। इनफैक्ट उस बच्ची के अपने पेरेंट्स को ही खत्म करवाता है उसी बच्ची के हाथों से। इसके परिणाम अनुसार कुछ लोग खत्म होते हैं और बाकी पेरेंट्स डर कर तुरंत बाहर भागते हैं। और फाइनली राजनाथ और अथर्व एक दूसरे के सामने खड़े थे एकांत में, और राजनाथ यहाँ अथर्व से पूछता है कि प्रताप कहाँ है। अथर्व बिना डरे कहता है कि प्रताप उसके कब्जे में है पिछले 12 सालों से। अथर्व बताता है कि उसकी बेटी आर्या भी पिछले 12 सालों से वसीकरण में ही फंसी हुई है, और अगर राजनाथ अथर्व की बेटी का वसीकरण तोड़ देगा तो अथर्व प्रताप को उसके हवाले कर देगा। ये सुनकर राजनाथ भड़कता है कि उसे इस तरह से कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, लेकिन फॉर सम रीजन राजनाथ को प्रताप डेस्परेट चाहिए था। राजनाथ बताता है कि प्रताप उसके गुरु जैसा है, बड़े भाई जैसा है, एंड सरप्राइज की अथर्व एक सिंपल आदमी प्रताप को कैसे मात दे दिया, कैसे उसे हरा दिया। क्योंकि जहाँ तक बात वसीकरण की है तो उसमें प्रताप राजनाथ से भी एक कदम आगे है, लेकिन बात जब विकृति या क्रूरता की आती है तो उसमें राजनाथ प्रताप से आगे है। खैर यहाँ बातचीत के बाद राजनाथ एग्री कर जाता है कि वो अथर्व की बेटी का वसीकरण तोड़ेगा और बदले में अथर्व उसे प्रताप सौंप देगा। राजनाथ यहाँ सारी लड़कियों के साथ स्कूल बस में बैठने को कहता है और अथर्व के साथ उसके घर की ओर जाने का प्लान करता है क्योंकि वहीं पर प्रताप है। और यहाँ पे वो प्रिंसिपल मैडम से कहता है कि बस का जुगाड़ करवाओ, मीडिया को संभालो, पेरेंट्स को संभालो, कोई भी मेरे पीछे आने नहीं चाहिए। और राजनाथ कहता है कि मुझे पता है बस में ट्रैकर है, तुम लोग मुझे लोकेट कर लोगे, लेकिन सिर्फ ट्रैक ही करना, पीछे से आना मत, क्योंकि अगर पीछे आए तो इन बच्चियों की जान मेरे हाथों में है। उसके बाद सारी बच्चियां अथर्व और राजनाथ बस में बैठते हैं और यहाँ अथर्व और राजनाथ के बीच कुछ बातें होती है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एक एक करके पॉइंट वाइज बताता हूँ। तो सबसे पहला सवाल ये था कि राजनाथ 12 साल बाद प्रताप को ढूंढने क्यों आया है। दरअसल इनिशियली जब प्रताप गायब हुआ था तो राजनाथ उसको कॉल करता था, लेकिन प्रताप फोन नहीं उठाता था। राजनाथ प्रताप के घर नहीं जा सकता था क्योंकि प्रताप के घर में उसकी वसीकरण की सारी लड़कियां होंगी जो कि उस पर हमला कर देगी अगर वो घर में घुसा। लेकिन कुछ समय बाद राजनाथ प्रताप के घर गया और पाया कि प्रताप तो वहाँ है ही नहीं, साथ ही उसकी वसीकरण वाली लड़कियां भी नहीं है। ऐसे में राजनाथ को लगा कि प्रताप किसी तरह की सिद्धि पाने के लिए गया होगा। इनफैक्ट इससे पहले भी प्रताप सिद्धि पाने के लिए एक बार कहीं गया था, जिसके लिए 2.5 साल तक एक ही जगह पर बैठकर तप किया था। तो यहाँ ऐसा ही कुछ करने के लिए प्रताप गया होगा। ये सोचकर राजनाथ कुछ साल और रुका, लेकिन जब प्रताप वापस नहीं आया तो पिछले 2 साल से राजनाथ प्रताप को ढूंढना शुरू किया। प्रताप उसे नहीं मिला, जिसके कारण फाइनली उसे पब्लिक में अपनी पावर का प्रदर्शन करना पड़ा, जो कि यूजुअली मना है इनकी सिद्धियों में, लेकिन उसे
उसे ये कठोर कदम उठाना पड़ा, क्योंकि उसे पता था जनरली वो नहीं खोज पाएगा प्रताप को, और उसका जो कदम उठाया वो कहीं न कहीं बेनिफिशियल हुआ, क्योंकि अब उसे प्रताप का पता मिल रहा है। रही बात ये कि राजनाथ प्रताप को इतनी बेचैनी से क्यों ढूंढ रहा है, तो रीजन ये है कि प्रताप एक्चुअली में राजनाथ से ज्यादा ज्ञानी है और राजनाथ को प्रताप से कुछ बची हुई विद्या सीखनी है। खुद से सीखेगा तो वर्षों लग जाएंगे, और अगर प्रताप से सीख लेगा तो तुरंत सीख जाएगा। राजनाथ ये भी रिवील करता है कि ये लोग लड़कियों का वशीकरण क्यों करते हैं, क्योंकि राजनाथ या प्रताप जैसे लोग पुरुष को श्रेष्ठ मानते हैं। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में यूं तो लिखा है कि नारी ही शक्ति है, लेकिन राजनाथ का कहना था कि पुरुष ही शक्ति है, पुरुष ही समृद्धि है, पुरुषो धर्मा। अब इन बातों के दौरान रास्ते में इन्हें एक वश में आई एक लड़की दिखती है जो कि भाग गई स्कूल से, और वो किसी बंदे को मार रही थी। ऐसे में राजनाथ बस को रुकवा कर लड़की को अपने पास बुलाता है और बस में बैठने को कहता है, लेकिन ये लड़की अचानक से राजनाथ की बात नहीं मानती और वहाँ से भाग जाती है। यहाँ राजनाथ खांसते हुए बुला रहा था और हमें ऐसा लगता है कि ये लड़की आखिर राजनाथ की बात क्यों नहीं मानी। वो लड़की अब उसके वश में नहीं है, मतलब आर्या वहाँ 12 साल से वशीकरण के अंदर ही है, लेकिन राजनाथ का वशीकरण कुछ ही घंटे में टूट रहा है। या फिर ये हो सकता है कि वो खास कर बोला, इस वजह से ऐसा हुआ। रीजन जो भी हो आगे हमें पता चलेगा। और ये लोग अथर के घर पहुंच जाते हैं। राजनाथ यहाँ कुछ लड़कियों को अपने साथ घर के अंदर आने को कहता है और बाकियों को घर के पूरे चारों तरफ घेरा बना के प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए रहने को कहता है। फाइनली राजनाथ यहाँ आर्या को देखता है जो कि पिछले 12 सालों से एक ही वे सिर्फ स्माइल करती है और कुछ नहीं। राजनाथ कहता है कि इतना लंबा वशीकरण तो पॉसिबल ही नहीं है और ऐसा ही उच्च विद्या प्रताप से सीखनी है, क्योंकि राजनाथ के हिसाब से प्रताप इस विद्या में ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद अथर्व राजनाथ को उस कमरे में लेकर आता है जिस कमरे में प्रताप पूरी तरह से बंधा हुआ था। राजनाथ यहाँ प्रताप को इस गंदे हालत में देखकर अथर्व पे पूरा भड़क जाता है, लेकिन डील ये था कि पहले राजनाथ को आर्या का वशीकरण खत्म करना होगा, देन अथर्व प्रताप को छोड़ देगा। इस पॉइंट पर राजनाथ एक्सप्लेन करता है कि जो भी वशीकरण करता है और जिसका वशीकरण हुआ है वो लोग अगर दूर हो गए तो कुछ घंटों के बाद वशीकरण खत्म हो जाता है। अलग होने पर वशीकरण 2-4 घंटे ही चलता है एंड मैक्स टू मैक्स 24 घंटे चलेगा। तभी तो रास्ते में एक लड़की जो कि वशीकरण में थी, लेकिन तुरंत से वो अपने होश में आ गई और राजनाथ की बात नहीं मानी, क्योंकि वो राजनाथ से दूर थी, शहर के अंदर थी और ऐसे में उसका वशीकरण टूट गया। और प्रताप का वशीकरण राजनाथ से स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन फिर भी 12 साल तक तो नहीं चल सकता। ऐसा सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि अथर्व किसी न किसी तरह से प्रताप के ऋण के अंदर है। बोले तो किसी तरह का उधार है अथर्व पर प्रताप का। तो जैसे अथर्व अपना ऋण या उधार चुकाएगा, आर्या का वशीकरण टूट जाएगा। अब अथर्व के सर पर प्रताप का तो कोई उधार नहीं था, लेकिन फिर अथर्व याद करता है कि पिछली मूवी के अंदर वो प्रताप से 10 रुपए की चाय पी ली थी। प्रताप की चाय के लिए 10 रुपए पे किया था, तो अब अथर्व को प्रताप को 10 रुपए वापस करने होंगे। 10 ही रुपए वापस करने होंगे। 500 के नोट नहीं दे सकते, 11 रुपए नहीं दे सकते, 10 रुपए ही वापस करने हैं। अथर्व यहाँ अपनी बेटी को नीचे लाता है, फिर घर में से 10 रुपए ढूंढता है और 10 रुपए को देकर वो प्रताप के हाथ में डाल देता है, उसे जगा के। अब तक प्रताप सो रहा था क्योंकि उसे खाना पीना मिलता नहीं, बेहोश रहता है। तो अथर्व के सर पर जो उधार था 10 रुपए का, वो कहीं न कहीं खत्म हो गया। प्रताप भी होश में आ गया है। अब राजनाथ कहता है अथर्व से कि अपनी बेटी को झंझोर दो, उसे थप्पड़ मारो, कुछ भी करो, लेकिन उसे होश में लाने की कोशिश करो। उसका वशीकरण टूट गया है, 12 साल से थी वशीकरण में, तो थोड़ा समय लगेगा, वापस आ जाएगी। अथर्व यही सब बात कहता है और वाकई में आर्या अपने होश में आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, 12 साल बाद आर्या ठीक हो चुकी थी और वो अपने आप पर भरोसा नहीं कर रही थी, रोए जा रही थी। उसके अंदर ढेर सारे इमोशन थे। अथर्व भी रोए जा रहा था। दिस इज वेरी इमोशनल सीन। अब अगर आपको याद हो तो पिछली मूवी में अथर्व कुछ ऐसा किया था जिसके कारण आर्या की सुनने की शक्ति खत्म हो गई है। अब आर्या यहाँ प्रताप को देखती है और गुस्से में उस पर चिल्लाना शुरू करती है, क्योंकि आर्या को याद था कि उसकी ये हालात हुई है वो प्रताप के कारण हुई है। अथर्व अपनी बेटी आर्या को संभालते हुए व्हील चेयर पर बिठा के इस कमरे के बाहर निकाल कर ले जाता है। अब क्योंकि राजनाथ अपना वादा पूरा कर चुका था, तो वो अथर्व को कहता है तो चलो अब प्रताप को फ्री कर दो। अथर्व तुरंत राजनाथ को खोलने की चाबी देता है और राजनाथ एक लड़की से कह के प्रताप को खुलवाता है, आजाद करवाता है। अब जैसे प्रताप के मुंह का बंधन खुलता है, राजनाथ को पता चलता है एक्चुअली में अथर्व ने प्रताप की जीवा को ही काट दिया है। पिछली मूवी में हमने इस चीज को देख लिया था। अथर्व ये काम किया था और कहीं न कहीं अथर्व ये चीज छुपा रहा था राजनाथ से, क्योंकि बिना टंग के तो प्रताप किसी काम का ही नहीं रहा। राजनाथ उसे विद्या ही नहीं सिखा सकता, क्योंकि इस विद्या में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि आपको बोलना पड़ता है, कमांड देना पड़ता है, मंत्र भी बोलना पड़ता होगा। राजनाथ के लिए प्रताप अब किसी काम का नहीं रहा और राजनाथ को खुद से विद्या सीखने के लिए वर्षों लग जाएंगे। प्रताप अगर ठीक होता, उसके पास उसकी जीव होती, तो वो शायद राजनाथ को तुरंत सिखा देता, लेकिन अब प्रताप सिखाने के काबिल नहीं है। इन शॉर्ट यहाँ अथर्व गेम खेल गया, मतलब वो राजनाथ का इस्तेमाल करके अपनी बेटी को वशीकरण से निकलवा ही लिया, लेकिन बदले में उसे बिना काम का एक प्रताप सौंप दिया जिससे कुछ होगा नहीं। राजनाथ के साथ छल हो चुका था। राजनाथ भड़कता है और वो अथर्व और आर्या दोनों पर हमला कर देता है। राजनाथ कहता है कि वो बाकी लड़कियों की मदद से आर्या को यहाँ से ले जाएगा और अथर्व को जिंदगी भर तड़पाएगा, जैसे अथर्व ने प्रताप को तड़पाया है। अथर्व मार खाते हुए राजनाथ को वार्निंग देता है
कि चुपचाप तुम लोग यहाँ से निकल दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्योंकि तुमने मेरी बेटी को वशीकरण से आजाद किया है, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी को वापस ले जाने की बात कही तो मैं तुम्हारा भी प्रताप वाला ही हाल करूंगा। राजनाथ यहाँ अथर्व की एक नहीं सुनता, उसे पीटता रहता है, ये सोचकर कि मैं लड़कियों को जो भी कमांड दूंगा ये तुरंत जाके अथर्व को खत्म कर देगी। लेकिन इससे पहले कि राजनाथ लड़कियों को कुछ कमांड देता, अथर्व अपने स्मार्ट वॉच से टैप करके अपने घर में रखे बड़े बड़े स्पीकर्स पर बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की एक नॉइस होती है ना, पी जैसा साउंड, वैसा बजा देता है जिसे कोई भी किसी की बात नहीं सुन पाता और सबको अपनी कान बंद करनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में जब अथर्व कुछ बड़े बड़े बॉक्स लाया था, इन बॉक्स के अंदर बड़े बड़े स्पीकर्स थे। इन हाई पिच नॉइस के कारण राजनाथ जो कुछ भी बोल रहा था बच्चियां सुन नहीं पा रही थी। इनफैक्ट लड़कियों को तो अपना कान बंद करना पड़ रहा था और इसी मौके का फायदा उठाकर अथर्व राजनाथ को बोतल से मार कर गिरा देता है। अब जब राजनाथ को होश आता है तो वो भी प्रताप की तरह चेन में बंधा हुआ था और उसके सामने खड़ा था अथर्व जिसके हाथ में कटर था। कटर से वो क्या करता होगा, जीभ काट दिया होगा और ये हमें दिखाया नहीं जाता, बट साउंड आती है, हम समझ जाते हैं कि यही किया होगा अथर्व। अथर्व के कब्जे में अब राजनाथ भी है और प्रताप भी है। अथर्व एक बार फिर से जीत गया। राजनाथ के कब्जे में जो भी बच्ची थी वो कुछ ही घंटों के बाद खुद नॉर्मल हो गई क्योंकि वशीकरण 2-4 घंटे तक ही चलता है, मैक्स टू मैक्स 24 घंटे तक, और इनके पेरेंट्स का तो कोई ऋण ही नहीं होगा राजनाथ के ऊपर, तो लंबा तो नहीं चलेगा। बेसिकली एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब पुलिस वाला आता है, साथ ही जो भी प्रिंसिपल मैडम थी वो भी आती है अथर्व से मिलने के लिए। अथर्व उनसे गुजारिश करता है कि इन दोनों पापियों को यहीं रहने दो क्योंकि ये लोग राक्षस हैं और लॉ जो भी है इनके साथ जस्टिस नहीं करेगा, मैक्सिमम जेल में डालेगा, लेकिन मैं इनके साथ हर दिन रहूंगा, इन्हें मरने नहीं दूंगा, इन्हें जीने भी नहीं दूंगा, बहुत तड़पाऊंगा। पुलिस और प्रिंसिपल उसकी बात मान लेते हैं और वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। मतलब कि राजनाथ और प्रताप अथर्व के कब्जे में ही रहेंगे, पल पल तड़पेंगे। मूवी का फाइनल सीन दिखाया जाता है, आर्या को जूस पीते हुए देखते हैं। इट वॉज वेरी क्लियर कि वो रिकवर कर रही है और उसे देख के अथर्व बहुत ज्यादा खुश था। फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी बस लेवल 2 की पूरी कहानी और ये कहानी काफी सिंपल सी है। बेसिकली राजनाथ प्रताप का शिष्य जैसा था या फिर आप कह सकते हो उससे कमजोर था, उसी से विद्या सीखा था और इसलिए वो प्रताप को छुड़वाने के लिए आया था क्योंकि उसको प्रताप से और भी विद्या सीखनी थी और भी ताकतवर बनना था। लेकिन अंत में अथर्व उसका भी सेम वही हश्र किया था जो कि वो प्रताप का किया था। अब यहाँ एक बात है कि राजनाथ इनिशियली कहता है कि अगर कोई उसे खरूज भी पहुंचाएगा तो ये लड़के पहले उस इंसान को मारेगी जो खरूज पहुंचाएगा और फिर खुद को जलाएगी। लेकिन अंत में अथर्व जब उसको बोतल से मारता है तो लड़कियां ऐसा क्यों नहीं करती, तो ये क्यों हुआ? शायद वो वाला जो राजनाथ का कमांड था वो सिचुएशनल बेस्ड कमांड था उस जगह के लिए, क्योंकि वहाँ पुलिसकर्मी थे तो पुलिस वाले उसे दूर से नॉकआउट कर सकते थे, तो इसलिए वो वहाँ पे सिचुएशनल कमांड था। लेकिन अथर्व के सामने वो ग्रेट फील कर रहा था, वो अपने आप को पावरफुल मान रहा था क्योंकि उसके साथ 200 से भी ज्यादा लड़कियां थी और इसी बात का फायदा उठाया और राजनाथ को कहीं न कहीं हरा दिया। इस फिल्म में हम वशीकरण के बारे में भी जान पाते हैं, जैसे कि वशीकरण 2-4 घंटे तक ही रहता है लेकिन 24 घंटे तक भी चल सकता है, बट उससे ज्यादा नहीं। 12 साल तक इसलिए चल गया क्योंकि अथर्व एक छोटे से ऋण में कर्ज में था। प्रताप से ये कर्ज था चाय पिलाने के, मात्र 10 रुपए कर्ज खत्म होते ही वापस आर्या अपने होश में आ गई। एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। अगर इस मूवी की थर्ड पार्टी आती है तो वहां तक आर्या ठीक हो गई होगी एंड आई एम होपिंग कि वो भी अब इस लड़ाई में शामिल होगी, मतलब जो भी अगली पार्ट में विलन आएगा। एक और बात ये भी है कि इस फिल्म के अंदर भी वशीकरण कुछ खिलाकर ही हुआ था, यहाँ एग्जैक्ट नहीं बताया गया कि क्या खिला के, लेकिन बच्चियों का जो लंच उसमें है किसी एलिमेंट या सारे एलिमेंट में कुछ मिला था जिससे वशीकरण हुआ। अब देखना ये है कि आगे इस फ्रेंचाइजी में क्या होता है। मैं होप करता हूँ कि मूवी जल्द ही आए क्योंकि स्क्रीन के अंदर चीजें और भी बड़ी होगी क्योंकि और नया बंदा आएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो और अगर मुझसे कुछ डिटेल्स मिस हुई तो कमेंट में जरूर सजेस्ट कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।